नमस्कार, मैं हूं कमलेश कुमार गुप्ता और स्वागत है आपका मनोरचना न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। आईआईटी बीएचयू कैंपस में नहीं बनेगी दीवार, मजबूत होगी और सुरक्षा। बैठक में लिया गया यह अहम फैसला। केंद्र सरकार ने बेटिंग ऐप्स को लेकर लिया बड़ा एक्शन। महादेव ऐप सहित 22 ऐप्स पर लगाया बैन। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन बाद फिर से आया भूकंप। तीसरे दिन फिर से महसूस हुआ बिहार में भूकंप के झटके। पटना में घरों से बाहर निकले लोग। राजस्थान में भीषण हादसा, रेलवे पुल की रेलिंग तोड़ रेलवे पटरी पर गिरी बस, 4 की मौत। बीएचयू कुलपति और आईआईटी निदेशक की मौजूदगी में हुए बैठक के बाद सदस्यों ने एक मत से सहमति जताई कि चारदीवारी से आईआईटी बीएचयू की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मनोहर झा की ये खास रिपोर्ट। रविवार को बीएचयू कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन, आईआईटी बीएचयू निदेशक प्रोफेसर पीके जैन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि आईआईटी बीएचयू कैंपस में किसी भी तरह की कोई दीवार नहीं बनेगी। बीएचयू और आईआईटी कैंपस में पहले के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। आईआईटी बीएचयू में छात्रा संघ छेड़खानी के बाद, आईआईटीएंस के धरना प्रदर्शन के बाद आईआईटी बीएचयू कैंपस में दीवार बनवाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से ही बीएचयू में छात्र धरना प्रदर्शन करने के साथ ही पुतला भी फूंक कर विरोध जता रहे थे। सदस्यों ने एक मत से सहमति जताई कि वर्तमान में अनेक संकाय, इकाइयां एवं सेवाएं जैसे चिकित्सालय, सीवेज व्यवस्था, बिजली एवं आपूर्ति, पोस्ट ऑफिस, परिसर की सड़कें आदि साझा रूप से प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे में परिसर को विभाजित करना और दीवार से किसी एक भाग को अलग करना तर्कसंगत नहीं है। दोनों संस्थानों ने पूरे परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बीएचयू प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों से सभी नियमों प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सभी बिंदुओं को तत्काल प्रभाव में अमल में लाया जाएगा और इनका सुचारू अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उच्च स्तरीय बैठक में कुछ अहम फैसले हुए, जैसे बीएचयू और आईआईटी बीएचयू परिसर में सीसीटीवी निगरानी में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड से सहयोग लिया जा रहा है ताकि विश्वविद्यालय में आधुनिक सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था स्थापित की जा सके। स्मार्ट सिटी की टीम की ओर से परिसर का सर्वे किया जा चुका है। परिसर में मार्गों पर प्रकाश की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अगले 2 दिन के भीतर परिसर स्थित मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो जाएगी। परिसर स्थित सुरक्षा अवरोधकों, चेकपोस्ट को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ यह निश्चित किया जा रहा है कि 24 घंटे सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन हो। परिसर के सभी 7 द्वार पर 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कड़ी निगरानी एवं सुरक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर महादेव ऐप और रेडी अन्नाप्रिय स्टेप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी एप्लीकेशन और वेबसाइटों पर बैन लगा दिया है। यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और छापेमारी के बाद की गई है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले महादेव ऐप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद इन मंचों पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की पूरी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा,
आखिरकार केंद्र सरकार को होश आया और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया। मैं कई महीनों से सवाल पूछ रहा हूं कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप पर केंद्र सरकार बंद करने की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मैंने तो यहां तक कहा था कि शायद 28% जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है या फिर भाजपा का ऐप संचालकों से लेन देन हो गया है। बघेल ने आगे लिखा, आश्चर्य है कि ईडी महीनों से इस मामले की जांच कर रही है और फिर भी ऐप का संचालन लगातार होता रहा, लेकिन केंद्र सरकार को अब जाकर होश आया है। सीएम ने कहा, अच्छा है कि इस ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर भारत लाया जाए। भूकंप से अभी शुक्रवार को ही नेपाल में भारी तबाही मची थी, जिसमें कई परिवार के लोग घरों के गिरने से अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद सोमवार को फिर से बिहार, यूपी और दिल्ली में झटके महसूस किए गए। हिमालय पहाड़ के आसपास के देशों में 70 से ज़्यादा बड़े झटके इस साल अब तक आ चुके हैं। शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे 6.4 तीव्रता वाला भूकंप आया था। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार में भी कई जिलों में झटके महसूस किए गए। पटना में घबरा कर लोग घरों से बाहर निकलने लगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल में ही था, जिसके कारण बिहार के सीमावर्ती जिले में इसका असर ज्यादा देखा गया। अभी 2 दिन पहले ही नेपाल में भूकंप से भारी तबाही मची थी। बिहार, यूपी और दिल्ली में तेज झटके महसूस किए गए थे। शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे 6.4 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जबकि सोमवार को दिन में 4:30 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। पटना समेत कई शहरों में भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। बिहार के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। पूर्णिया और दरभंगा में भी हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप प्रभावित क्षेत्र कक्ष अंडमान और उत्तराखंड में लंबे समय से अध्ययन कर रहे प्रोफेसर आमिर ने एक बातचीत में कहा कि 2023 में आए भूकंप के झटके कानपुर में ज्यादा महसूस नहीं हुए थे। उसका केंद्र हिमालय क्षेत्र था। इस बार तराई का क्षेत्र केंद्र बना, जो चिंता का विषय है। उत्तराखंड में भूकंप आना तो तय है, लेकिन इसके झटके क्या होंगे और कब आएंगे, यह कहना मुश्किल है। गंगा के किनारे और तराई वाले इलाकों में खतरा ज्यादा होगा। शुक्रवार देर रात आए झटकों के बाद एक बार फिर अध्ययन और तैयारी करना जरूरी है। राजस्थान के दौसा में एक बस पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इस भयंकर हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 5 गंभीर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तन्या सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। दौसा के डीएम करम चौधरी के मुताबिक रविवार की देर रात करीब 2:15 बजे नेशनल हाईवे 21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां हरिद्वार से जयपुर की तरफ जा रही एक सवारी बस अनियंत्रित होकर लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए पुलिया से नीचे गिर गई। बस सीधे जयपुर दिल्ली रेल मार्ग के ट्रैक पर जा गिरी। बस का रेलवे ट्रैक पर गिरने की सूचना मिलते ही जिला में हड़कंप मच गया और मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ पड़ी। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना में 24 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कुछ देर बाद ही जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। हादसे की सूचना जैसे ही रेलवे कंट्रोल रूम को मिली तो तत्काल जयपुर दिल्ली रेल मार्ग की अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया। मौके पर रेलवे के अफसर भी पहुंच गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे कोतवाली, सदर, जीआरपी, आरपीएफ सहित कई थानों के पुलिस मृतकों के शवों और घायलों को बस से बाहर निकाला। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। डॉक्टर ने 2 महिलाओं सहित कुल 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि राहत एवं बचाव कार्य पूरा होने और घायलों को इलाज मुहैया कराने के बाद ही हादसे की जांच शुरू होगी। आज के लिए बस इतना ही।
ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मानव रचना न्यूज के साथ।